हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज से हम कंसेप्ट ऑफ त्रिदोष देखने वाले हैं। त्रिदोष जैसा कि आपको पता है वात पित्त कफ है, हमारी बॉडी के 3 दोष। तो आज से हम क्या करने वाले हैं, अब से पहले तो हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स देख रहे थे क्रिया शरीर के और आयुर्वेद के। तो अब से क्या है, जो त्रिदोष है और जो क्रिया शरीर के जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो अब से आने लग जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल बीइंग डॉक्टर पर। तो गाइज, इन वीडियोस को क्या करना, आप शुरुआत से लेकर लास्ट तक अच्छे से देखना, ताकि आपका जो पूरा कंसेप्ट है वो पूरा हो पाए। एक तरीके से मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो बेस था बनाने का पूरा, वो मैं बना चुका हूँ मेरी प्रीवियस वीडियोस में। अगर जिन स्टूडेंट्स ने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले बेसिक्स की वीडियो जाकर देखें, उसके बाद में आप ये त्रिदोष वात पित्त कफ पर आए। तो गाइज, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ त्रिदोष। तो त्रिदोष का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर जो मॉडर्न है वो कहती है त्रिदोष का मतलब होता है बायो एनर्जी। हमारी बॉडी के अंदर 3 टाइप्स की बायो एनर्जी होती है। कौन कौन सी? वात पित्त कफ। अभी वात पित्त कफ क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। तो डेफिनेशन ऑफ दोष, जो दोष की डेफिनेशन है वो क्या है। तो दोष क्या है, एक बायो एनर्जी है। फिर जो दोष होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी होता है। जो हमारा दोष होता है वो क्या होता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी होता है। आपने ये वाला श्लोक भी पढ़ा होगा दोष के लिए, दुष्यंती इति दोष। इसका मतलब क्या होता है, जो हमारे शरीर को दूषित करता है उसे ही हम दोष कहते हैं। दूषित करने का मतलब ये नहीं है कि वो हमारे शरीर को खराब कर रहा है, आप ये चीज़ ध्यान रखना। और जो श्लोक आया हुआ है डेफिनेशन ऑफ दोष के लिए वो है दुष्यंती इति दोष। जो हमारे शरीर को दूषित करता है उसे ही हम दोष कहते हैं। फिर उसके बाद में बात आती है फंक्शन ऑफ दोष की। फिर जो फंक्शन है दोष के वो कौन कौन से हैं। तो वात के जो फंक्शन है वो ये हैं, ऑल सॉर्ट्स ऑफ मूवमेंट इन ह्यूमन बॉडी। मूवमेंट करवाने का जो काम होता है कितना भी ह्यूमन बॉडी के अंदर, जैसे कि ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, और भी न्यूट्रिशन है या जो मिनरल्स है उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये सारे जो काम है ये किसके हैं, वात दोष के हैं। उसके बाद में बात आती है पित्त दोष की। तो पित्त दोष का काम है डाइजेशन करवाना, सब्सटेंस को एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करना, ट्रांसफॉर्मेशन करना और चेंज करना चीज़ों को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। उसके बाद में बात आती है कफ दोष की। अब कफ दोष के फंक्शन क्या है। तो कफ दोष का जो फंक्शन है वो है यूनियन, इकट्ठा करना, एकजुट करना। उसके बाद में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, स्थिरता प्रदान करना। उसके बाद में स्ट्रेंथ देना हमारी बॉडी को। तो ये फंक्शन है कफ के। फिर उसके बाद में बात आती है ईच दोष हैव 5 सब टाइप्स। अब जो ये हर एक दोष है उसके अपने 5 सब टाइप्स हैं। तो वात है उसके भी 5 सब टाइप्स हैं, पित्त है उसके भी 5 सब टाइप्स हैं, और कफ है उसके भी 5 सब टाइप्स हैं। तो जो वात के सब टाइप्स हैं वो है प्राणवायु, उदान वायु, व्यान वायु, समान वायु, अपान वायु। और पित्त के कौन से हैं, पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त, ब्राजक पित्त और आलोचक पित्त। और कफ के हैं 5 जो हैं क्लेदक कफ, बोधक कफ, अवलंबक कफ, श्लेष्मक कफ, तर्पक कफ। तो ये 5 सब टाइप्स हैं वात पित्त कफ के। फिर उसके बाद में बात आती है निरुक्ति ऑफ दोष। निरुक्ति ऑफ दोष में पहले ही बता चुका था ऊपर, दुष्यंती इति दोष। जो हमारे शरीर को दूषित करने का काम करते हैं उसे ही हम दोष कहते हैं। और जो दोष होता है वो क्या होता है, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है हमारी बॉडी का। दोष को हम मॉडर्न में बायो एनर्जी कहते हैं। फिर उसके बाद में कंपेरेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोष धातु मल। अब यहाँ पर हम कंपेरेटिव अंडरस्टैंडिंग करेंगे, दोष धातु मल के बारे में हम जानेंगे और ज़्यादा डिटेल में। अब जो दोष धातु मल होते हैं वो बेसिक्स एलिमेंट्स हैं हमारी बॉडी के, ये हमें पता लग गया है। बट देयर आर सम डिफरेंस इन फंक्शनल एक्सेप्ट। लेकिन यहाँ पर फंक्शनल एक्सेप्ट में कुछ डिफरेंट है। वो क्या है वो हम देखते हैं। टू कीप द बॉडी हेल्थी एंड क्लीन, सम अनवांटेड सब्सटेंस शुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी लाइक यूरिन, स्टूल एक्सेट्रा। अब हमारी बॉडी को क्लीन करने के लिए हमें सब अनवांटेड सब्सटेंस को एलिमिनेट करना होता है हमारी बॉडी से, जो कि होते हैं मूत्र होता है, पुरुष होता है, इन सबको। फिर इफ़ दिस सब्सटेंस रिटेन इनसाइड बॉडी, अगर ये सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर रह जाएंगे ज़्यादा लंबे समय तक तो ये बॉडी को हार्म करेंगे, जैसे कि अनूरिया हो जाएगा, यूरेमिया हो जाएगा या डायरिया हो जाएगा। सो दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये जो ग्रुप है इसको क्या कहा जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट कहा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो मल है, वो हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आप इनका जो वर्क है वो तब तक नहीं समझ सकते हो जब तक इनकी नॉर्मल फंक्शनिंग चल रही है।
जब इनकी अबनॉर्मल फंक्शनिंग हो जाएगी तब जाकर आपको समझ में आएगा कि जो मल होते हैं वो भी हमारी बॉडी के लिए कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। अब जो मल तो होते हैं वो हमारी ना ही तो हमारे शरीर का कोई पोषण करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमारे शरीर को कुछ भी न्यूट्रिशन वगैरह नहीं देते हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी में जो प्रॉपर फंक्शनिंग चल रही होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मल। क्योंकि ये वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से नहीं निकलेंगे तो ये क्या करेंगे, हमारी बॉडी में एक टाइम पर जमा होने के बाद में हमारी बॉडी को ही हार्म करने लग जाएंगे। फिर उसके बाद में बात आती है सम अदर सब्सटेंस इन द बॉडी आर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एज द बॉडी ग्रोस एक्सेप्ट इलनेस ऑल्थो देयर इज वियर एंड टीयर इन दिस सब्सटेंस इट इज इम्प्लीमेंटेड रिप्लेनिश एंड स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी इज मेंटेन। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, कुछ अदर भी सब्सटेंस है वो हमारी बॉडी में ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाते हैं जैसे जैसे हमारी बॉडी ग्रो करती जाती है। फिर यहाँ पर क्या होता है, हमारी बॉडी में वियर एंड टीयर मतलब डिस्ट्रक्शन चलता रहता है हमारी बॉडी में वियर एंड टीयर सब्सटेंस का। अब इन सब्सटेंस को रिप्लेनिश करने के लिए मतलब इन सब्सटेंस को वापस उसी जगह न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमारी बॉडी की ग्रोथ करवाने के लिए, स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है धातु की, और धातु को मॉडर्न में कहते हैं बॉडी टिश्यू। ये बॉडी टिश्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। टिश्यू स्टेज इन द बॉडी एक्सक्लूडिंग शुक्र रिप्रोडक्टिव टिश्यू, नो अदर टिश्यू लीव दिस बाउंड्री। अब यहाँ पर ये कहा गया है जो टिश्यू होता है, जो धातु होती है वो हमारी बॉडी के अंदर ही स्टे करती है सिर्फ और सिर्फ एक धातु को छोड़कर। जैसा कि आपको पता है जो शुक्र धातु है वो रिप्रोडक्टिव टिश्यू है, ये हमारी बॉडी से बाहर जाती है कब, रिप्रोडक्शन के टाइम पर। नो अदर टिश्यू लीव दिस बाउंड्री। अब इसके अलावा कोई दूसरी टिश्यू ऐसी नहीं है जो अपनी बाउंड्री छोड़ती है। फिर इफ द टिश्यू गो आउट फ्रॉम द स्किन एंड पेनिट्रेट म्यूकस मेम्ब्रेन, अगर ये टिश्यू हमारी बॉडी से बाहर चला जाएगा, एक्सेप्शन शुक्र धातु, मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको, अगर इसने हमारी स्किन को पेनिट्रेट कर दिया या म्यूकस मेम्ब्रेन है उससे ये बाहर चला गया तो क्या होगा, दे कॉसेज सीरियस डिस्टर्बेंस। इससे क्या होगा, सीरियस डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि ड्यूरिंग एक्सीडेंट इफ द ब्लड इज लॉस्ट ड्यू टू एक्सटर्नल हेमोरेज और ड्यू टू इंटरनल हेमोरेज बोथ आर सीरियस कंडीशन। जैसे कि एक्सीडेंट के टाइम पे जो ब्लड होता है या तो इंटरनल ब्लीडिंग होती है या एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है, ये दोनों जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है हमारी बॉडी के लिए। तो यही कहा गया है अगर कोई सी भी धातु हमारी बॉडी को छोड़ देगी मतलब पेनिट्रेट कर देगी स्किन को या म्यूकस मेम्ब्रेन को, तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। जैसे कि अगर ब्लड हमारी बॉडी से बाहर आ गया तो हमें क्या होगा, हेमोरेज हो जाएगा, ब्लड हेमोरेज, उससे क्या होगा, हमारी डेथ भी हो सकती है। तो यही बताया गया है धातु के अंदर। अब इसके बाद में बात आती है थर्ड ग्रुप की। द एलिमेंट फ्रॉम दिस ग्रुप आर नॉट टोटली एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी लाइक फर्स्ट ग्रुप नॉट दे डू ग्रेजुअली इंक्रीज लाइक सेकेंड ग्रुप। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि जो थर्ड ग्रुप का जो एलिमेंट है, थर्ड ग्रुप का एलिमेंट कौन है, दोष बचे हैं अब सिर्फ और सिर्फ। तो ये जो दोष होता है ये ना ही तो हमारी बॉडी से एलिमिनेट होते हैं, ना ही ये सेकेंड ग्रुप की तरह जो धातु है उनकी तरह इंक्रीज होते हैं ग्रेजुअली, धीरे धीरे। In short, the elements which are not completely eliminated from the body, neither grow continuously, are called as दोष या बायो एनर्जी कह लो मॉडर्न में। तो यहाँ पर ये बताया हुआ है कि ऐसा एलिमेंट जो कि ना तो एलिमिनेट होता है पूरी तरीके से हमारी बॉडी से, ना कि कंटिन्यूसली ग्रो होता है हमारी बॉडी में, उसी एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, दोष कहते हैं या बायो एनर्जी कहते हैं। तो जो फर्स्ट ग्रुप था उसमें तो क्या हो रहा था, एलिमिनेशन हो रहा था एलिमेंट का, वो था मल या वेस्ट प्रोडक्ट। सेकंड में ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा था कंटिन्यूसली, वो थी धातु या टिश्यू। फिर उसके बाद में जो थर्ड ग्रुप है उसमें कौन है, दोष है या बायो एनर्जी, जिसमें क्या हो रहा है, ना ही तो ये कंप्लीटली एलिमिनेटेड हो रहा है, ना ये कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गुरुवादी गुण। अब गुरुवादी गुण का मतलब क्या है, तो गुरुवादी गुण के अंदर 20 टाइप्स ऑफ गुण आते हैं। तो ये जो गुण है वो है गुरु मंद हिम स्निग्ध संलक्षण सांद्र मृदु स्थिरा गुणा सूक्ष्म विशदा विशंति सर्वप्रिय। अब इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर 20 टाइप्स ऑफ गुण हमें देखने हैं, वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ और समझाता हूँ एक एक करके। अब गुरु का मतलब तो क्या होता है, हैवीनेस। इसके जस्ट अपोजिट क्वालिटी ले लो लघु। लघु मीन्स क्या होता है, लाइट। उसके बाद में मंद, मंद मतलब क्या होता है, डलनेस। तीक्ष्ण मतलब क्या होता है, शार्पनेस। हिम या शीत का मतलब क्या होता है, कोल्ड। उष्ण का मतलब होता है हॉट। स्निग्ध का मतलब क्या होता है, अनक्यूटनेस, ऑयलीनेस। रुक्ष का मतलब क्या होता है, ड्राइनेस। संलक्षण का मतलब क्या होता है, स्मूथ। खर का मतलब क्या होता है, रफ। सांद्र का मतलब क्या होता है, सॉलिडिटी।
द्रव्य का मतलब क्या होता है लिक्विडिटी, मृदु का मतलब क्या होता है सॉफ्ट, कठिन का मतलब क्या होता है हार्ड, स्थिर का मतलब क्या होता है स्टेबल, और यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, यहाँ पर चल आएगा, यहाँ पर जो चल है, चल का मतलब क्या होगा मोबाइल। उसके बाद में जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म का मतलब क्या होगा माइन्यूट, और जो स्थूल है, स्थूल का मतलब क्या होगा लार्ज। सूक्ष्म मतलब होता है स्मॉल, बहुत ही बारीक छोटा सा, और स्थूल मतलब होता है बहुत बड़ा। फिर उसके बाद में जो विशदा है उसका मतलब है क्लियरनेस या क्लीन, या पिछला है उसका मतलब क्या है स्लिमनेस या स्लिमी। तो ये तो है हमारे 20 गुरुवादी गुण। एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर गुरु का हो गया लघु, मंद का हो गया तीक्ष्ण, हीन या शीत का हो गया उष्ण, स्निग्ध का हो गया रुक्ष, संलक्षण का हो गया खर, सांद्र का हो गया द्रव्य, मृदु का हो गया कठिन, स्थिर का हो गया चल, सूक्ष्म का हो गया स्थूल, विशदा का हो गया पिछला। ये होता है हमारी बॉडी के 20 गुरुवादी गुण। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा दोष। तो दोष के अंदर जो श्लोक आया हुआ है वो है वायुम पित्त कफ चति त्रियो दोष समासता विकृत अविकृत देह धनंती त्रिवर्धयन्ति च। अब इसका मतलब क्या होता है, वात पित्त एंड कफ आर द 3 दोष विच आर एग्जिस्टिंग इन द बॉडी। जो वात पित्त कफ है वो 3 दोष हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। दीज 3 दोष आर कीप्स द बॉडी इन हेल्थी कंडीशन। ये जो 3 दोष होते हैं वो हमारी बॉडी को हेल्थी कंडीशन के अंदर रखते हैं जब वो इक्विलिब्रियम में होते हैं, जब वो नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, मीन्स बैलेंस्ड स्टेट के अंदर होते हैं। फिर एंड कॉज डिजीज इन वाइटेड स्टेज। और ये कॉज जो डिजीज कॉज करते हैं वो ये कब डिजीज कॉज करते हैं, जब ये अनइक्विलिब्रियम कंडीशन में होते हैं या अनस्टेबल होते हैं, अनबैलेंस होते हैं, तब जाकर ये क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर डिसीज क्रिएट करते हैं। तो गाइस इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। और गाइस अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने दोस्तों में करें। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए।